वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ डिस्कशन के लिए लाई हूँ वोकैबुलरी सेक्शन, जो कि आपके एचएस या अलाइड के पेपर में बहुत अच्छे से पूछा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली बच्चे वोकैबुलरी में मैक्सिमम जो है स्टूडेंट्स की कंप्लेंट रहती है कि मैम इतने सारे वर्ड्स कहाँ से लर्न करें। ऑब्वियस है, इतना बड़ा वर्ल्ड है, इतना बड़ा यूनिवर्स है, तो उतने ही वर्ड्स होंगे। ठीक है, वर्ड्स होंगे और वैसे ही कुछ वर्ड्स अगर आपके पेपर में पूछे जाएं और हमें ना समझ में आए कि उनका मीनिंग क्या है, तो वहाँ तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है ना। तो बेसिकली बच्चे द कॉन्सेप्ट इज कि वोकैबुलरी को समझने का भी एक बेसिक क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया आता है ग्रामर से। ठीक है, ग्रामर से मतलब है कि हर एक वर्ड का बच्चे कहीं ना कहीं क्या होता है, अवेलेबल पार्ट्स ऑफ स्पीच अवेलेबल होता है। ठीक है ना, आपके पास हर एक वोकैबुलरी के एक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो अवेलेबल होता है, और अगर आपको वो पार्ट ऑफ स्पीच पता लग जाए, ठीक है, तो उसका मीनिंग फाइंड आउट करने में भी बहुत इजी हो जाता है, बहुत ही इजी रहता है, बहुत इजीली अंडरस्टैंड भी जो है वो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई टेक अ वर्ड। ठीक है, एक वर्ड लेते हैं, जैसे कि वेरी सिंपल, ये वर्ड सबको पता होगा, तो द वर्ड इज स्ट्रॉल। ठीक है, एक स्ट्रॉल वर्ड लिया मैंने। ठीक है, और हमें पता है स्ट्रॉल जो है वो क्या है, वर्ब है। ठीक है, ये वर्ब है। तो जब आपको एक वर्ड गिवन होता है पेपर में, तो जिस मेन वर्ड का, जिसका हमें मीनिंग निकालना होता है, तो जो इसका मीनिंग रहेगा बच्चे, हम उसको वर्ड को कहेंगे रूट वर्ड। हम उस वर्ड को रूट वर्ड कहेंगे, बिकॉज बेसिकली वोकैबुलरी कहाँ से शुरू होती है बच्चे? वोकैबुलरी शुरू होती है आपके लिए रूट वर्ड से। रूट वर्ड्स का मतलब है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लास ऑफ फर्स्ट स्टैंडर्ड टू द क्लास ऑफ योर 10th स्टैंडर्ड, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होगा, मीन्स मीनिंग की पोजीशन पर कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होगा जो आप लोगों ने सुना नहीं होगा। तो बेसिक क्राइटेरिया सेज कि अगर आपको आपके फर्स्ट से लेके 10th स्टैंडर्ड के वर्ड्स जो हैं वो आ जाएं, आपको उनके मीनिंग्स अगर पता लग जाएं, तो आप लोगों को कोई भी वर्ड अगर एज अ प्रिंसिपल वर्ड की पोजीशन पर दे दिया जाए, तो उसका मीनिंग फाइंड आउट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। ये फर्स्ट क्राइटेरिया। ठीक है, सेकेंड क्राइटेरिया कि हम जो है अपनी वोकैबुलरी को करने के लिए बच्चे पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है उसकी हेल्प लेते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एवरीवन नोज इट। ग्रामर में नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, ये सारे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। तो हर एक वर्ड कहीं ना कहीं इनमें से किसी ना किसी पार्ट ऑफ स्पीच में जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो उसका जो मीनिंग वर्ड निकलेगा बच्चे, जो उसका रूट वर्ड निकलेगा, वो भी वही पार्ट ऑफ स्पीच जो है होल्ड कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड इज स्ट्रॉल। स्ट्रॉल जो है वो वर्ब है। अब वर्ब है तो इसका जो मीनिंग है, मीनिंग भी क्या निकलेगा? मीनिंग होता है वॉक। ठीक है, और यू आर ऑलरेडी नोइंग इट, जो वॉक है बच्चे वो क्या है? वो भी एक वर्ब ही है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब एक बच्चा पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लेता है, समझ में आ गया पार्ट ऑफ स्पीच, अब वर्ड्स पे चलते हैं। जब हम वर्ड्स पे चलते हैं, शुरुआत में हो सकता है कि आपको प्रिंसिपल वर्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो, तो उसके लिए तो यही है कि आप डिक्शनरी पढ़िए, या आप अपना जो एक न्यूज़पेपर रीडिंग रखिए, रीडिंग हैबिट रखिए, कोई एडिटोरियल पढ़िए, कोई आर्टिकल पढ़िए। उसमें से अगर आपको कोई डिफिकल्ट वर्ड्स नज़र आते हैं तो लिस्ट बाय लिस्ट बनाइए, उनके जो है डायरेक्ट मीनिंग लिखिए, एंटोनियम सिनोनिम्स जो है वो मेंशन कीजिए। तो कहीं ना कहीं आपका जो एक लिस्ट है, जो वोकैबुलरी वर्ड पावर का जो मेन एस्पेक्ट है, वो रेडी हो जाता है। ठीक है ना। तो उसके बाद जब वो चीज़ आपका बेसिक क्लियर हो जाता है, मीन्स आप जब एक रीडिंग हैबिट में आ जाते हो बच्चे, तो रीडिंग हैबिट में इतने सारे वर्ड्स आते हैं जो आपको समझ में आने शुरू हो जाते हैं। कोई सेंटेंस के कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग होता है, कोई नॉर्मल मीनिंग के अकॉर्डिंग होता है। उस सेंस में फिर हम ये वाला पैटर्न अप्लाई करते हैं। ये वाला पैटर्न में क्या है कि आपको पेपर में कोई वर्ड आया, आपको वर्ड तो पता लग गया यार ये वर्ड जो है वर्ब का पार्ट ऑफ स्पीच लेता है। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान रखना कि फिर हमें मीनिंग के लिए किसी और जगह पे घूमने की ज़रूरत नहीं है ना। हमें ये नहीं सोचना कि वो नाउन होगा, हमें ये नहीं सोचना कि वो एडजेक्टिव होगा, या आपका एडवर्ब होगा, या प्रेपोजिशन, या किसी भी पार्ट को होल्ड कर रहा होगा। हमें सिर्फ इतना देखना है कि अगर हमारा ये वर्ब है तो बच्चे इसका मीनिंग जो है वो भी क्या निकलने वाला है, वर्ब ही प्रोवाइड होने वाला है। ठीक है ना। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको मैक्सिमम इसी कॉन्सेप्ट पे आपको पेपर में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, यही तो है कि एक वर्ड आपको गिवन हो जाता है और उसमें आपको पूछा जाता है कि नाउन या एडजेक्टिव में एक ही वर्ड को नाउन या एडजेक्टिव में भी प्रेजेंट करो। प्रेपोजिशन या एडवर्ब में जो है वो पेयरिंग होती है। देखो, प्रेपोजिशन प्रीपोजिशन बताता है, एडवर्ब जो है वो क्या बताता है? एल वाई का फैक्टर, जो एम्फेसिस फैक्टर बताता है, जो आपके अदर पार्ट ऑफ स्पीच के पोजीशन को डिग्रेड करते हुए अपनी पोजीशन को एनहांस करता है। तो
हमें टाइम बताने के लिए हम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, बट पोजीशन बताने के लिए एडवर्ब भी यूज किया जाता है। तो इस पार्ट में देखा जाए तो प्रेपोजिशन और एडवर्ब का कॉम्बो बनाया जाता है जो एग्जामिनर देता है पेपर्स में, ठीक है। फिर नाउन और एडजेक्टिव का देता है, नाउन और वर्ब का देता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ वोकैबुलरी डिस्कस करूंगी जो कि 2013 की वोकैबुलरी है, साथ में 2012 के मेंस के पेपर्स की आपकी वोकैबुलरी है, ठीक है। आपको क्वेश्चन कैसा आएगा, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एज एडजेक्टिव एंड नाउन। मीन्स आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, उनको आपने एज अ मीनिंग, मैं तो आपके साथ वैसे मीनिंग भी आपके साथ अभी शेयर करूंगी, बट आपने सेंटेंस बनाना है नाउन के फॉर्म में। मीन्स नाउन क्या है, नेम प्लेस एनिमल थिंग बताता है, ठीक है, और उसका एडजेक्टिव के फॉर्म में। एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, विशेषता बताता है, ठीक है ना। तो इस सेंस में रहेगा। देखते हैं स्टेटमेंट्स को। यस, द फर्स्ट वर्ड इज ट्रू, ठीक है। आपका जो फर्स्ट वर्ड है वो है ट्रू। अब ट्रू का जो मीनिंग है, देखो सबसे पहली बात है कि हम जो है किसी भी वर्ड को सेंटेंस वेरिएशन में डालने से पहले हम उसका मीनिंग जो है वो जानना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, ठीक है। अब ट्रू का मतलब होता है एक्यूरेट, कोई चीज़ जो है वो एक्यूरेट है, सही है, एक्यूरेट है, ठीक है, राइट है, ठीक है, फेथफुल बोला जा सकता है इसे, ठीक है। ये सारे इसके डायरेक्ट वर्ड हैं, या हम कहें कि ये सारे ही बच्चे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। ये इसका मेन पार्ट रहा, ठीक है, ये इसका मीनिंग हुआ। अब इसका मीनिंग ये है, इसका एंटोनियम भी डिस्कस कर लेते हैं साथ में। एंटोनियम क्या रहेगा, एंटोनियम विल बी अनट्रू, ठीक है ना। अनट्रू बोला जा सकता है, फॉल्स बोला जा सकता है, मिसलीडिंग बोला जा सकता है। ये सारे क्या हुए, इसके एंटोनियम्स हुए, ठीक है ना। देखो हर एक वर्ड का बच्चे आप एक बार डायरेक्ट मीनिंग लीजिए, मीन्स सिनोनिम्स और एंटोनियम्स लीजिए, फिर उसके बाद जो है, क्योंकि आपको पेपर में या तो मीनिंग पूछे जाएंगे, ठीक है, एग्जामिनर दोनों पूछ सकता है कि मीनिंग भी बताओ और उसका सेंटेंस में यूसेज भी बताओ, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो सेंटेंस में यूसेज इन्होंने क्या डिमांड किया है, एज ए एडजेक्टिव डिमांड किया है और एज अ नाउन डिमांड किया है। मीन्स ग्रामर पूछ ली है, ठीक है ना। यहाँ पर भी सेंटेंस के फॉर्म में एग्जामिनर ने आपसे ग्रामर पूछी है। अब सेंटेंस देखते हैं क्या है, नाउन के अकॉर्डिंग। देखा नाउन क्या है, In the end, he discovered the truth of the situation which was hidden behind a veil of lies. ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चे जो ट्रू वर्ड यूज किया गया है, ट्रू वर्ड एज अ नाउन यूज किया गया है। अब कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें ये भी तो पता लगे कि नाउन तो हमने यूज कर लिया, अब पता लगे बच्चे कौन सा नाउन यूज हुआ है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट, प्लूरल, सिंगुलर क्या है। कैटेगराइजेशन भी पता होनी चाहिए। तो प्लीज मेक इट वेरी मच क्लियर। मैक्सिमम केस में जब इस तरीके के वर्ड यूज होते हैं नाउन के पोजीशन पर बच्चे, तो वो कौन सा नाउन होता है, हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के फॉर्म में यूज हुआ है, एक फीलिंग के फॉर्म में यूज किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ट्रू है वो यूज किया गया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के फॉर्म में, ठीक है ना। तो इस सेंस में ये पता लगा कि नाउन जो है वो एक तरीके से क्या है, आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट बताएगा। यहाँ पर उसने डिस्क्रिप्शन एब्स्ट्रैक्ट के फॉर्म में बताया, ठीक है ना। अब इसी का मीनिंग हम एडजेक्टिव्स में देख लेते हैं। एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव क्वालिफाइंग नेचर बताता है, क्वालिटी बताता है, विशेषता बताता है, किसकी, नाउन और प्रोनाउन की, ठीक है। प्लीज मैं बार बार ये चीज रिपीट करना चाहूंगी, पार्ट ऑफ स्पीच का आना बहुत जरूरी है बहुत सारी चीजों को अटेम्प्ट करने के लिए। एक तो पहले आपका ग्रामर पार्ट आ जाता है जिसमें ग्रामर ही रहती है, फिर राइटिंग स्किल्स में भी ग्रामर काम आती है, प्रेसी में काम आती है, ठीक है। प्रेसी में इसलिए मैं बोल रही हूँ बिकॉज हमें प्रेसी में कॉम्पैक्ट करना होता है, और कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ ऐसी प्रेपोजिशंस होती हैं बच्चे जो एक, दो या तीन वर्ड्स के कॉम्बो बनाते हुए सिंगल वर्ड में काउंट कर दी जाती हैं। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है सुपीरियर टू, ठीक है। सुपीरियर टू वर्ड है, जैसे दो वर्ड्स काउंट हुए तो उसको सिंगल में काउंटेबिलिटी देने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, अबव, ठीक है। ये है प्रेपोजिशन का और यही होता है ग्रामर का एक प्ले पार्ट, ठीक है ना। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना। एडजेक्टिव्स में देखते हैं, शी हैज ऑलवेज बीन अ ट्रू फ्रेंड, ठीक है, स्टैंडिंग बाय मी थ्रू थिक एंड थिन। यस, शी हैज बीन ऑलवेज बीन अ ट्रू फ्रेंड। तो यहाँ पर जो ट्रू फ्रेंड है, फ्रेंड कैसा है, ट्रू फ्रेंड है। तो बच्चे प्लीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर ट्रू जो है वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है, एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। कौन सा एडजेक्टिव, क्वालिटी, क्वालिटी एडजेक्टिव,
क्वालिटी एडजेक्टिव, ठीक है ना, क्वालिटी क्वांटिटी एडजेक्टिव, तो क्वालिटी एडजेक्टिव यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट था बच्चे, वो कौन से एब्स्ट्रैक्ट के फॉर्म में था, हमारे पास अनकाउंटेबल के फॉर्म में था, अनकाउंटेबल फॉर्म में हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट था। और यहाँ पर भी क्वालिटी एडजेक्टिव यूज किया गया है, जो कि किसको डिपिक्ट करवाता है, आपके किस तरीके के नाउन को करवाता है बच्चे, अनकाउंटेबल नाउन को ही एक्सप्लेन करता है। ये बच्चे सारे ग्रामर के वर्ड्स जो है मैं यूज कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको वोकैबुलरी में इसको पुटअप कर रही हूँ, कोई ग्रामर डिस्क्रिप्शन में अभी स्टेटमेंट नहीं ले रही हूँ, ग्रामर के अकॉर्डिंग आपको अभी समझा नहीं रही हूँ कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें क्या होती हैं, तो दैट विल बी द डिफरेंट पार्ट, ठीक है। अभी आपको ये सारी चीज़ें पता हैं तो आपको इस चीज़ों को जानने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन को, बिकॉज एडजेक्टिव का काम होता है बच्चे नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताना। अब किस तरीके के नाउन प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, अनकाउंटेबल नाउन की विशेषता बता रहा है, जो कि ट्रू में निकला, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ट्रू का सिनोनिम भी लिया, इंटोनिम भी लिया, और उसका एज इट इज यूज पार्ट इन नाउन और एज अ यूज पार्ट इन योर एडजेक्टिव्स, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको एग्जामिनर पेपर में पूछता है, और ये आपके 2013 में आए हुए वोकैबुलरी हैं, ठीक है, वोकैबुलरी वर्ड्स हैं। टेकिंग अप द नेक्स्ट वन, ओपन। यस, एक चीज का ध्यान रखना बच्चे, जरूरी नहीं कि एग्जामिनर आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड दें, जैसे हमें प्रोनाउंस करने में भी प्रॉब्लम आए। कॉन्सेप्ट ये होता है कि एग्जामिनर को ये पता है कि बच्चे क्या करते, कॉम्प्लिकेशन के नाम पे बहुत हाई फाई वर्ड्स लर्न कर लेंगे, बट वो बेस वर्ड छोड़ देते हैं, ठीक है। तो प्लीज मेक इट वेरी मच क्लियर, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स तो रहेंगे बच्चे करने को, वो भी हम करवाएंगे, बट बेस वर्ड पे मत, उनको मत छोड़ना। बेस वर्ड पे जो ध्यान है, बेस वर्ड हो गया, हम रूट वर्ड्स कह सकते हैं, इन पर भी फोकस करने की जरूरत है। अब ये ओपन वर्ड है, ओपन वर्ड का मीनिंग तो सबको पता है, ओपन। अब कभी कभी क्या होता है ना, माइंड में वर्ड होता है, मीनिंग भी होता है, बट समझ नहीं आ रहा होता ना कि मीनिंग कैसे प्रेजेंट करें, ठीक है ना। तो जैसे ओपन का जो क्या कहते हैं डायरेक्ट वर्ड या सिनोनिम क्या होगा, नॉट क्लोज्ड, ठीक है। ओपन को बोल सकते हैं नॉट क्लोज्ड, ठीक है, नॉट क्लोज्ड है, और ब्लॉक्ड नहीं है। अलाउइंग एक्सेस, जो अलाउ करता है, एक्सेस अलाउ कर रहा है, या पैसेज जो है वो अलाउ कर रहा है, दैट मीन्स ओपनड, ठीक है। अब इसी के साथ इसका जो है क्या कहते हैं एंटोनियम भी ले लेते हैं। एंटोनियम का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन देना, क्लोज्ड बोलना, सील्ड बोलना। अब ओपन का जो क्या कहते हैं एंटोनियम है, दैट विल बी क्लोज्ड, सील्ड, राइट, बोला जा सकता है, शट बोला जा सकता है, ठीक है। सो एंटोनियम्स हो गए। देखो एक वर्ड का या सिनोनिम एंटोनियम तो बहुत जो है ज़रूरी है पता करना। फिर वेरिएशन ऑफ द सेंटेंस हम जो है वो लेते हैं। अब ओपन में देखो क्या है, एज अ नाउन, ठीक है। दे कैम्प्ड इन द ओपन अंडर द स्टार्स, दे कैम्प्ड इन द ओपन अंडर द स्टार्स। अब एक और चीज़ है बच्चे बताने के लिए, ग्रामर आप लोगों को आती है, मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ही चल रही हूँ, एग्जामिनर ने भी आपको उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए यहाँ पर हमें पता है कि आपका जो नाउन है, एक आपके पास बच्चे सेंटेंस में, एक नॉर्मल सेंटेंस के स्ट्रक्चर में दो पोजीशंस होती हैं, एक होती है सब्जेक्ट की पोजीशन और एक होती है ऑब्जेक्ट की पोजीशन। ओके, आपको पता है कि ये रहा आपका सब्जेक्ट, ठीक है, और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आपको पता है कि आपकी सब्जेक्ट की पोजीशन किसको जाएगी, नाउन या प्रोनाउन को जाएगी। यहाँ पर भी आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन नाउन या प्रोनाउन को ही जाती है। तो जब हम एज अ नाउन यूज कर रहे हैं ना, तो ये भी क्राइटेरिया हमारे पास रहेगा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल हम अप्लाई करेंगे कि नाउन की पोजीशन तो इन्हीं दो पे आनी चाहिए, ठीक है ना। जब ऐसा रहेगा तो बच्चे हमें भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ठीक रहेगी ना, कि हमें पता है कि हमारा जो भी पार्ट ऑफ स्पीच यूज हो रहा है वो कौन सी पोजीशन को होल्ड कर रहा है। तो इस केस में देखा जाए तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को नाउन प्रोनाउन होल्ड कर रहा है। तो ऐसा ही स्टेटमेंट में भी हुआ है कि स्टेटमेंट में क्या कहते हैं, दे कैम्प्ड इन द ओपन अंडर द स्टार्स। तो जो ओपन वर्ड है वो क्या यूज किया गया है, नाउन की पोजीशन ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर यूज किया गया है एज अ नाउन, ठीक है ना। इस केस में नाउन आया, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है
कि जो वर्ड है ओपन वर्ड है, देखो ओपन वर्ड जो है एज इट इज किसी चीज को डिफाइन करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि ही वन द टेनिस ओपन डिफीटिंग हिज एनिमी। टेनिस ओपन का मतलब है कि एक ऐसा मैच या ऐसा एक स्पोर्ट्स बोला जा सकता है, ऐसा एक स्पोर्ट्स जो क्या है सबके लिए ओपन है, ठीक है, सबके लिए ओपन है, मींस उसका कोई क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं है। टेनिस ओपन का मतलब है जितने भी प्लेयर्स हैं जो टेनिस खेलते हैं उनके लिए ओपन है, एवरीवन इज क्वालिफाइड, नो वन इज बीइंग रिस्ट्रिक्टेड ऑन दिस डे, ठीक है ना। तो इस पार्ट में नाउन के फॉर्म में इसको यूज किया गया, तो यहाँ पर तो इस तरीके से स्टेटमेंट में यूज किया गया, ठीक है बच्चे, जो कि नाउन क्राइटेरिया था। अब एडजेक्टिव में चलते हैं। एडजेक्टिव है द डोर वॉज लेफ्ट ओपन लेटिंग इन अ कूल ब्रीज, ठीक है, तो दरवाजे को खुला रखा गया तो ताकि ठंडी हवा जो है वो अंदर आए। तो यहाँ पर जो ओपन वर्ड है वो क्या बताता है, क्वालिफाइंग नेचर बता रहा है कि एज एन एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। एडजेक्टिव विशेषता बताता है किसकी, नाउन और प्रोनाउन की, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चे ये वाला वर्ड जो है यूज किया गया। देखो कितना सिंपल वर्ड है, ओपन, एवरीवन नोज इट, सब कुछ माइंड में होता है, बट हमें थोड़ा सा इस अकॉर्डिंग अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है ना। ओके, बैंकक्रप्ट, ठीक है। अब आपके पास एक नेक्स्ट वर्ड है, एवरीवन नोज इट। बैंकक्रप्ट का मीनिंग क्या होता है, अनएबल टू पे द डेब्ट्स, ठीक है, फाइनेंशियली वीक होना, इनसॉल्वेंट होना, इस तरीके से बोला जा सकता है। फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल ना करना और अनएबल टू पे द डेब्ट्स जो है इस तरीके से बोला जा सकता है। ये तो इसका क्या हुआ बच्चे, सिनोनिम हुआ, ठीक है, ये सिनोनिम्स हैं। अब एंटोनियम क्या रहेगा, रिच, एंटोनियम रिच, अफ्लुएंट, ठीक है, फ्लुएंट बोला जा सकता है, रिच, सॉल्वेंट बोला जा सकता है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो वो इनसॉल्वेंट हुआ तो ये सॉल्वेंट हुआ, वेरी इजी, ठीक है। तो ये आपका सिनोनिम और एंटोनियम हुए। अब एज अ मीनिंग लेते हैं सेंटेंस में, नाउन और एडजेक्टिव्स के फॉर्म में। नाउन के फॉर्म में, एज अ बैंकक्रप्ट ही वाज अनेबल टू गेट अ लोन अंटिल हिज डेब्ट्स वर क्लियर्ड। तो यहाँ पर एज अ बैंकक्रप्ट मीन्स एक कॉमन नाउन के फॉर्म में यहाँ पर यूज कर दिया गया, एज अ बैंकक्रप्ट, वो एक बैंकक्रप्ट है, एज अ व्हाट, बैंकक्रप्ट। तो बच्चे अगर नाउन के फॉर्म में यूज किया गया ना तो यहाँ पर ये कॉमन नाउन की डिपिक्शन दे रहा है, ठीक है। देखो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। देखो हर एक पार्ट, जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो ग्रामर पार्ट, उसका जो मेन पार्ट रहता है किस तरीके से उसके जो सब पॉइंट्स हैं, सब कैटेगरीज हैं बच्चे, वो भी ध्यान में रखना। बिकॉज कभी कभी इस तरीके से अगर स्टेटमेंट आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ड है वो नाउन है तो कौन सी सब कैटेगरी में आ रहा है। बिकॉज नाउन जब स्टेटमेंट में लगाया जाता है तभी वो अपनी रेक्टिफिकेशन बताता है, मैक्सिमम केस में ऐसा हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू वन एग्जाम्पल, लेट्स हैव अ लुक टू द एग्जाम्पल। एक वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल द वर्ड इज मैन, ठीक है, एक वर्ड है मैन, ठीक है। अब अगर मैन को पूछा जाए तो कौन सा नाउन निकलेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट में देखते हैं, जैसे कि अब यहां पर देखिए, द पैनल फाउंड द मैन गिल्टी, द पैनल फाउंड द मैन गिल्टी। पैनल आपका कौन सी पोजीशन को होल्ड कर रहा है, सब्जेक्ट की पोजीशन को। पैनल क्या है बच्चे, पैनल आपका सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, प्लीज ध्यान देना इस पे, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, ठीक है। पैनल ने किसको फाउंड किया, मैन को फाउंड किया। मैन कौन सी पोजीशन पर आया है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर, और कौन सा नाउन है, इट्स अ नाउन। विच नाउन, इट इज योर कॉमन नाउन, बिकॉज नेम ऑफ द मैन इज नॉट गिवन, ठीक है। यहां पर एक मैन के साथ बता रही हूं, ठीक है। यहां पर मैन जो है इस तरीके से कॉमन नाउन की कैटेगरी के अकॉर्डिंग यूज हुआ। अब इसको दूसरी कैटेगरी में भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे कि द मैन हैज डिस्ट्रॉयड द एनवायरमेंट। यस, नाउ प्लीज हैव अ लुक। आपको पेपर में कभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के फॉर्म में भी स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं, वो भी मैं करूंगी, डिस्कस करूंगी आगे वाले पार्ट में, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि मैन वर्ड जो है कॉमन नाउन था, द पैनल फाउंड द मैन गिल्टी। यहाँ पर मैन जो है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर आया जो कि कॉमन नाउन था। वही वर्ड मैं उठा के अगेन उसको सब्जेक्ट की पोजीशन पर दे रही हूँ, दिस इज योर सब्जेक्ट पोजीशन ना। द मैन हैज डिस्ट्रॉयड द एनवायरमेंट, नाउन जरूर है बट कौन सा नाउन है बच्चे, यहाँ पर मैन जो है वो
आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। प्लीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैन आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों? स्टेटमेंट का मतलब क्या है? मानव जाति। यहाँ पर मैन का मतलब मानव जाति है, ठीक है ना। मानव जाति एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, तो मानव जाति ने एनवायरनमेंट को क्या किया? नुकसान पहुंचाया। तो प्लीज हैव अ लुक कि नाउन जब स्टेटमेंट में लगाया जाता है, बच्चा अपना मतलब बदल देता है। किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया गया, उस तरीके से अपना मतलब बताता है। तो यही चीज़ें आपको ग्रामर सिखाती है बच्चा, तभी तो हम जो है अपना जो है मेन पार्ट ग्रामर का इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। वोकैबुलरी हो गई आपके लिए, स्टेटमेंट्स हो गई, ठीक है ना। इवन राइटिंग स्किल्स भी हैं। राइटिंग स्किल्स में प्रैक्टिस चाहिए, बट प्रैक्टिस से पहले आपको ग्रामर आना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए एडजेक्टिव के फॉर्म में कैसे है। दैट वाज द कंपनी वेंट बैंकक्रप्ट आफ्टर ईयर्स ऑफ डिक्लाइनिंग सेल, ठीक है। तो कंपनी जो है वो क्या हो जाती है? बैंकक्रप्ट होती है। तो बैंकक्रप्ट का मतलब है कि इन डेब्ट्स, कर्जे में आ जाना, ठीक है। पैसे ही नहीं है, फाइनेंशियली वीक हो चुका है। तो अगर इस केस में लिया जाए तो ये तो कंपनी की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो ये क्या है बच्चे? एडजेक्टिव का यहाँ पर रोल प्ले किया गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच, वेरी थॉरली एंड वेरी रिजिड इन द वे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, गैलेंट। यस, द वर्ड इज गैलेंट। सुना होगा काफ़ी बच्चों ने, काफ़ी फ्रीक्वेंट पूछा हुआ वर्ड है। गैलेंट का वर्ड होता है, मीनिंग होता है ब्रेव, ठीक है। इसका सिनोनिम देखें तो ब्रेव, ठीक है। ब्रेव बोला जा सकता है, शोइंग डिटर्मिनेशन बोला जा सकता है। देखो मीनिंग भी अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ स्पीच ही बनते हैं बच्चे। शोइंग डिटर्मिनेशन जो है वो एडजेक्टिव के फॉर्म में है, ठीक है ना। शोइंग डिटर्मिनेशन हो गया, ब्रेव हो गया, शोइंग करेज हो गया, बिल्कुल शोइंग करेज इसका, ठीक है। ये सिनोनिम हुआ। एंटोनियम्स क्या होंगे, ठीक है। अब उसको ऑपोजिट लगा लो। ब्रेव का ऑपोजिट क्या होगा? टिमिड बोला जा सकता है, डरपोक, जिसे हम बोलते हैं डरपोक है टिमिड, शाय, डरपोक, ठीक है। डिसऑनरेबल भी बोला जा सकता है, डिसऑनरेबल। गैलेंट को ऑनरेबल बोला जा सकता है एज अ सिनोनिम, ठीक है ना। तो ये डिसऑनरेबल इसका एंटोनियम हुआ। अब एज अ नाउन देखते हैं कैसे यूज किया गया है। द गैलेंट ऑफ इवनिंग चार्म्ड एवरीवन विद हिज टेल्स ऑफ एडवेंचर। द गैलेंट ऑफ इवनिंग मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन ओवर हियर। सब्जेक्ट की पोजीशन पर आया है, बेशक उसका नाम नहीं बताया गया है बच्चे, बट यहाँ पर गैलेंट जो है वो कॉमन नाउन का जो है डिमार्केशन ले रहा है, ठीक है। द गैलेंट ऑफ द इवनिंग मीन्स द मेन पर्सन ऑफ द इवनिंग, ठीक है, बोला जा सकता है। और एडजेक्टिव के फॉर्म में देखें बच्चे, despite the odds, his gallant spirit inspired the entire team to push forward. Gallant spirit किस तरीके की? gallant spirit एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज किया गया है। क्वालिफाइंग, क्वालिटी के नेचर में, मीन्स उसकी जो स्पिरिट है, मीन्स उसकी जो वॉट एवर द क्वालिटी है वो कैसी है? गैलेंट है, वेरी ब्रेव टाइप ऑफ क्वालिटी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसका यूसेज किया गया, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नाउ द वर्ड्स यूजिंग एज अ नाउन एंड वर्ब। अब आपको वर्ड्स जो कुछ है नाउन और वर्ब के फॉर्म में यूज करने हैं बच्चे। और ये जो वर्ड्स आपको पूछे गए थे, पिछले वाले जो वर्ड्स थे वो अकॉर्डिंग टू 2013, ठीक है, 2013 के एचएस के पेपर में पूछे गए थे। और ये वाले जो वर्ड्स हैं बच्चे आपको पूछे गए हैं 2012 के, ठीक है ना। बिकॉज देखो वोकैबुलरी है, जितनी वोकैबुलरी आ जाए बच्चे उतना ही बहुत अच्छा रहे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज उतना आपके लिए प्रैक्टिकल मोड बनता रहेगा। आपके पास एक लिस्ट अगर प्रिपेयर हो जाती है और अच्छा कोई भी पेपर आपका वोकैबुलरी से रिलेटेड जो रहेगा वो कहीं पर भी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली है बच्चे, अगर आप एक अपना प्रॉपर लिस्ट जो है वो बना के रखेंगे, ठीक है। लेट्स टेक अप द फर्स्ट वर्ड, दैट इज गार्ड, ठीक है। अब गार्ड वर्ड है, हमने किस में करना है? लेट्स हैव अ लुक। हमने बच्चे नाउन और वर्ब में करना है, प्लीज ध्यान रखना, नाउन और वर्ब की कैटेगरी होनी चाहिए इसमें, ठीक है। अब गार्ड का मतलब क्या होता है? टू प्रोटेक्ट, ठीक है। एज इट इज सिनोनिम के फॉर्म में लेते हैं, दैट इज टू प्रोटेक्ट समथिंग, टू कवर समथिंग, ठीक है। टू प्रोटेक्ट समथिंग, टू कवर समथिंग, ठीक है। और इसका एंटोनियम क्या है? एंटोनियम इज निग्लेक्ट करना, किसी को अनकवर करना, ठीक है, अनकवर करना, दैट इज गार्ड। अब नाउन के फॉर्म में यूज करते हैं, द गार्ड एट द म्यूजियम इंश्योर्ड दैट नो वन टच द एग्जिबिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर गार्ड को एज इट इज सब्जेक्ट की पोजीशन पे दिया गया है, और सब्जेक्ट की पोजीशन पर कौन आता है?
नाउन आता है, ठीक है। दूसरी तरफ वर्ब के फॉर्म में, अब वर्ब क्या करता है, व्हाट इज वर्ब, वर्ब टेल यू द एक्शन, वो एक्शन बताता है। किसका एक्शन, नाउन और प्रोनाउन का एक्शन, ठीक है ना। नाउन ऑब्वियस है, अब बिना वर्ब को अगर बोल दिया जाए दिस इज वर्ब, ये वर्ब है, इसको बोलो आगे काम करे, विल इट बी पॉसिबल, नहीं। कौन करेगा, वॉक कौन करेगा, नाउन या प्रोनाउन करेगा। तो वर्ब का जो रिलेशन है वो नाउन और प्रोनाउन के साथ ही बना रहता है, ठीक है ना। Okay, let's have a look. The security team was hired to guard the entrance during the event. ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका गार्ड है that is giving you the part of action. यहाँ पर एक्शन का जो रोल प्ले हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्शन का रोल प्ले हो रहा है, दैट इज वर्ब, ठीक है। सो इस फॉर्म में नाउन और वर्ब हमने लिए। नेक्स्ट वर्ड, वोकैबुलरी वर्ड, अकाउंट। बच्चे देखा आप लोग जो वर्ड्स की तरफ देख रहे हो ना, तो वर्ड्स कितने सिंपल हैं, बहुत ही बेस वर्ड्स हैं, बट द मेन पार्ट इज जब उसको सेंटेंस में पुट करना है अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर एग्जामिनर ऐसा करता है तो आपको वर्ड्स तो बेशक हो सकता है सिंपल दे, बट बच्चे वो डिफरेंट कैटेगरीज में अगर पूछ लेता है तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अब अकाउंट वर्ड देखते हैं। अकाउंट वर्ड क्या है, अकाउंट का मतलब क्या होता है, दैट इज अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के फॉर्म में बोला जा सकता है, ठीक है। एक रिपोर्ट जो है वो रेडी होती है, किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिप्शन जो है वो बनता है, दैट इज द अकाउंट। किसी भी चीज़ को अकाउंटेबिलिटी देना बच्चे, उसको भी हम क्या बोलते हैं, रिपोर्ट ही बोलते हैं, ठीक है। रिपोर्ट बोला जा सकता है। और इसका अगर ये सिनोनिम हुआ, ठीक है, रिपोर्ट हो गया, या हम डिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन दी है आपने किसी चीज़ को लेके, और अगर हम इसका एंटोनियम, ठीक है, सिनोनिम है तो एंटोनियम तो होगा ही होगा ना बच्चे। तो सिनोनिम के फॉर्म में देखें तो डिसरिगार्ड बोला जा सकता है, मींस अकाउंटेबिलिटी के फॉर्म में अगर हम लेते हैं तो इसका ऑपोजिट डिसरिगार्ड बोला जा सकता है, ओमिशन बोला जा सकता है, ओमिशन बोला जा सकता है, ठीक है ना, दैट इज एंटोनियम, ठीक है। अब अकाउंट को देखते हैं, एज अ नाउन देखते हैं। नाउन क्या है, हर अकाउंट ऑफ द ट्रिप वॉज फिल्ड विद विविड डिटेल्स एंड एक्साइटिंग एडवेंचर्स। यस, हर अकाउंट ऑफ द ट्रिप, यहाँ पर अकाउंट सब्जेक्ट की पोजीशन पर है, आपका नाउन है, और कौन सा नाउन है, हर अकाउंट ऑफ द ट्रिप, कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात हो रही है बच्चे। अकाउंट का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट विच नाउन, वी आर टॉकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यस, मैक्सिमम केस में प्लीज एक चीज का जरूर ध्यान देना कि बाकी कोई नाउन आए ना आए, कॉमन, प्रॉपर, आपका कॉन्क्रीट नाउन या आपका कोई भी अदर नाउन आए ना आए, जैसे प्लूरल नाउन होगा, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन द पोजीशन बहुत अच्छे से होल्ड करता है। ये जरूर ध्यान रखना बच्चे, योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड मोर ओवर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम क्या मानते हैं, अनकाउंटेबल भी मानते हैं बच्चे। अनकाउंटेबल नाउन होता है बिकॉज हमारी जो फीलिंग्स होती है ना, वो काउंटेबिलिटी नहीं होती उनकी, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो अनकाउंटेबल होती हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल, तो यहाँ पर अकाउंट जो है वो नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। ये देखो मैंने आपको कितनी अच्छे से स्पीच का जो एक नाउन का फॉर्म है वो एक्सपैंड में बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे प्रैक्टिकल मोड में जब आप जा रहे हैं अपने पेपर को करने में, प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं, ठीक है, वैसे तो डेली रहेगा आपका वोकैबुलरी का, तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि आपको जो है एक पार्ट ऑफ स्पीच का एक फर्स्ट पार्ट, फिर उसके सब पार्ट्स की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तभी तो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे ना, उतनी हमें ग्रामर आएगी और उतना हम राइटिंग स्किल्स जो है वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। क्यों? बिकॉज हमें फिर वोकैबुलरी आ सकती है। राइटिंग स्किल्स में वोकैबुलरी मैक्सिमम डिमांडेड एंड मैक्सिमम में नीडेड, ठीक है, बहुत नीडेड होती है, ठीक है। अब देखो वर्ब के फॉर्म में, they will account for the new data in the final report, they will account for the new data in the final report। तो यहाँ पर जो account word है वो कौन से फॉर्म में आया है बच्चे, verb के फॉर्म में आया है, बिकॉज एक account जो है एक तरीके से एक्शन के फॉर्म में बात हो रही है कि यहाँ पर they will account का मतलब है यहाँ पर वो सब कुछ जो चीज़ें हैं वो इन अकाउंटेबिलिटी में डालेंगे ही डालेंगे, दैट इज verb, ठीक है ना। तो ये वाला जो पार्ट है बच्चे समझना बहुत जरूरी है। टेकिंग अप द नेक्स्ट वन, दैट इज स्टेशन। अब स्टेशन का क्या मतलब होता है, अ प्लेस फॉर स्पेसिफिक थिंग। स्पेसिफिक थिंग बोला जा सकता है, इवेंट बोला जा सकता है। किसी की जगह के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं। और इसका जो एंटोनियम है, एंटोनियम बोला जाए, जैसे स्टेशन को हम स्टैटिक बोल सकते हैं, एक स्टैटिक पोजीशन को लिया जा सकता है, तो इसका एंटोनियम जो है वो हम रिमूव में ले सकते हैं,
ठीक है, रिमूव पोजीशन पर ले सकते हैं, रीलोकेट बोला जा सकता है, ठीक है, डिपार्ट बोला जा सकता है, ठीक है, दैट इज एंटोनियम ऑफ योर स्टेशन। ठीक है, अब नाउन के फॉर्म में देखते हैं। The nearest police station is just 2 blocks away from my house। तो यहाँ पर nearest police station जो है बच्चे वो क्या है, सब्जेक्ट की पोजीशन पर, और कौन सा रोल प्ले कर रहा है, नाउन का। ये पर्टिकुलर बात बताई है यहाँ पर nearest police station, बट स्टिल पुलिस स्टेशन का नाम नहीं दिया गया है तो कॉमन नाउन ही कहलाएगा। और पुलिस स्टेशन किसी चीज़ से बना होता है तो हम इसको क्या देंगे, एज इट इज़ कॉन्क्रीट नाउन की कैटेगरी भी देंगे। और कॉन्क्रीट नाउन है तो ये जेंडर में भी जाएगा, और कौन से जेंडर में जाएगा, सारी मटेरियलिस्टिक चीजें। और आपका एनिमल कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन आपका चाहता है न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में। ठीक है ना, ये चीज का भी ध्यान रखना बच्चे। हमारे पास न्यूटर जेंडर एक ऐसा जेंडर है जिसमें एनिमल्स और थिंग्स को डाला जाता है। जब स्टेटमेंट हमें कोई डिमार्केशन नहीं दे पाता प्रॉपरली नाउन के बारे में कि यार वो कॉमन है, प्रॉपर है, एब्स्ट्रैक्ट है, मटेरियलिस्टिक नहीं बता पाता, तो लास्ट कैटेगरी है तो वो नाउन, बट कैटेगरी स्पेसिफिकेशन नहीं बन पाती है बच्चे, तो प्लीज ध्यान रखना न्यूटर जेंडर इज देयर, आपको डिमार्केशन डालनी ही पड़ती है उसमें। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें जो हैं, सारी कैटेगरी जैसे नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी और एनिमल्स की कैटेगरी जो है वो न्यूटर जेंडर में जाती है। ठीक है, सो दैट विल बी द मेन पार्ट। अब वर्ब का टॉपिक अगर देखें, वर्ब में देखें तो दे स्टेशन द कैमराज एट वेरियस एंगल्स टू कैप्चर द इवेंट। दे स्टेशन द कैमरा, स्टेशन का मतलब है दैट थिंग इज बीइंग डन एज अ पॉइंट ऑफ एक्शन। यहाँ पर एक चीज जो है वो एक्शन के फॉर्म में ली गई है जो कि वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है ना, अब वर्ब का रोल हर जगह पे बच्चे ऐसा नहीं है कि आप वॉकिंग कर रहे हो, देखो एक्शन हो रहा है, चलने का एक्शन हो रहा है, सुनने का एक्शन हो रहा है, नहीं, आपको स्टेटमेंट में भी समझना पड़ेगा कि एक चीज की एक्शन के बारे में बात हो रही है। तो दे स्टेशन मीन, स्टेशन का मतलब है अलग अलग जगह पे उन्होंने कैमरास लगाए हैं, तो वो चीज को लगाना भी हमारे लिए क्या कंसिडर किया जाता है, एक्शन कंसिडर किया जाता है। ठीक है, सो दीज वर योर बेसिक वर्ड्स, वोकैबुलरी वर्ड, जिसको डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच ने एग्जामिनर ने पूछा था, जो कि आपके 2012 और 13 के पेपर्स, मेंस के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, ओके, अब आई वुड लाइक समथिंग दैट यू हैव टू डू बाय योर ओन। ठीक है, थोड़ा सा वर्कआउट तो आपको भी करना चाहिए। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं फर्दर भी डिस्कस करूंगी, बट अभी के लिए आप लोगों के लिए है कि आप लोगों को इन सारे वर्ड्स को प्रेपोजिशन और एडवर्ब के फॉर्म में डिस्कस करते हुए कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स जो हैं सेंटेंस वेरिएशन में प्रोवाइड करने हैं। ठीक है ना, सो यू कैन गो फॉर इट। अबाउट वर्ड है, पता है प्रेपोजिशन का रोल प्ले करता है, प्रेपोजिशन होता है बच्चे, लेकिन एडवर्ब का रोल भी रहता है, अराउंड में भी रहता है, आफ्टर में भी रहता है, और ओवर में भी रहता है। ओवर तो सबको पता है बहुत अच्छे से कि प्रेपोजिशन है, बट एडवर्ब के फॉर्म में पता है नहीं पता, ये आप मुझे स्टेटमेंट्स देंगे दोनों की, प्रेपोजिशन और एडवर्ब के फॉर्म में, अबाउट, अराउंड, आफ्टर एंड ओवर। ठीक है, सो दिस वाज योर टुडेज वोकैबुलरी सेक्शन। आगे भी रहेगा और सारा जो है पार्ट ऑफ स्पीच में रहेगा, कुछ फ्रेजियल्स वर्ब भी आएंगे, इडियम्स भी आएंगे डिस्कस के लिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।